हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, जो कि है अपने देखते हैं क्या क्या टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं अपन लास्ट लेक्चर में। तो एप्लीकेशन और नस्ट इक्वेशन अपन पिछले लेक्चर में देख चुके थे। आज अपन कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन सेल के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी एक टॉपिक है, ये देखने वाले हैं। उसके बाद अपन फैराडेज लॉ भी देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस का ही पार्ट है। तो फैराडे बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का ही पार्ट है फैराडे लॉ। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक क्या क्या रहेगा, ये सब क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल की, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? कंसंट्रेशन सेल की। अब कंसंट्रेशन सेल क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, अब पिछली क्लास में अपन ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में आपने देखा था कि यहाँ पर जो हमने दो बीकर लिए थे, उन दोनों बीकर में अलग अलग मेटल की इलेक्ट्रोड्स ली थी। क्या ली थी? अलग अलग मेटल की इलेक्ट्रोड ली थी, ठीक है। एक ये बीकर, एक ये बीकर, ठीक है। और इसको अपन ने सॉल्यूशन से भर दिया था, ये सॉल्यूशन से भर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने इसको एक सॉल्यूशन से भर दिया, ठीक है, ये भर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वही मेटल की स्ट्रिप। क्या लिया अपन ने? मेटल की स्ट्रिप ले ली, ये मेटल की हमने स्ट्रिप ले ली, ठीक है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है कि ये जो दोनों मेटल स्ट्रिप्स ली है हमने, ये दोनों मेटल जो है वो सेम मेटल की होती है। लेट सपोज जैसे हम यहाँ पर जिंक ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं? जिंक ले लेते हैं। तो दोनों ही सेम मेटल है। क्या है? दोनों ही सेम मेटल है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक कंडक्टिंग वायर से। किससे कनेक्ट कर दिया है? एक कंडक्टिंग वायर से। ये बल्ब है, ठीक है। अब ये दोनों अगर सेम मेटल स्ट्रिप है, और देखो सेम मेटल स्ट्रिप है, और तो आपने पढ़ा है कि जो सेल पोटेंशियल होता है वो कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है, और वो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों मेटल सेम है। दोनों मेटल अगर सेम होंगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो पाएगा? ऑब्वियसली नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस करेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंट रखेंगे। जो ये एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है हमने, इसकी कंसंट्रेशन अगर C1 है, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन हम क्या रखेंगे? C2, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व हो रहा है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें रिडक्शन ऑब्जर्व हो रहा है, तो यानी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस केस में जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे? इस केस में जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे? के यानी कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, सेल रिप्रेजेंटेशन के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ जो है वो सेम मेटल ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। भाई जिंक का ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जिंक का ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, फिर Zn+2 एक्वस से Zn सॉलिड, ठीक है। तो यानी कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपको सेम मेटल ऑब्जर्व होगा। कैसा? ठीक है, कंसंट्रेशन सेल में। अब मुझे एक चीज बताओ,
स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? आप जानते हो कि स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है, या स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो आप ये लिखते हो ई नॉट सेल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो पोटेंशियल जो आपने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किया हो, ठीक है, कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की वो कितनी रखी हो, 1 मोलरिटी रखी हो दोनों साइड के, ठीक है, एनोड साइड एंड उधर, ठीक है। तो ये मेन कंडीशन है, ठीक है, मेन कंडीशन अपनी ये है, ठीक है। एक तो कंसंट्रेशन और एक टेम्परेचर। तो कौन कौन सी कंडीशन थी? कंसंट्रेशन, और तीसरा क्या था? नेचर ऑफ मेटल, ठीक है। तो अब एक चीज देखो कि यहाँ पर मेटल तो दोनों सेम है, तो यानी कि मेटल पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, यहाँ तो गया। ऊपर से कंडीशन देखो, कंसंट्रेशन क्या 1 मोलरिटी ले रखी है क्या? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पर कोई और कंसंट्रेशन, लेट सपोज अगर यहाँ पे 1 मोलरिटी ले दी तो यहाँ 1 मोलरिटी ले ही नहीं सकते, यहाँ पे 2 या कोई और होगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, तो यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन तो अब है ही नहीं। तो अगर मैं ईएमएफ का फॉर्मूला लिखूं, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन जैसी कोई चीज अगर है ही नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन जैसी कोई चीज अगर है ही नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 0। तो यानी कि फॉर कंसंट्रेशन सेल, फॉर कंसंट्रेशन सेल, फॉर कंसंट्रेशन सेल ईएमएफ का जो फॉर्मूला है, ईएमएफ किसके बराबर होता है? यानी कि ई सेल जो है वो बराबर होता है माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इसके बराबर होता है, क्लियर है? तो यहाँ पर ये हो गया अपना कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल क्या होता है? ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है अपना रिवर्सिबल सेल, ठीक है। रिवर्सिबल सेल का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं फिर से वही गैल्वेनिक सेल बना दूं, अगर यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर वही गैल्वेनिक सेल बना रहा हूं, ठीक है। यार बनाने की क्या जरूरत है, आपको पता ही है, ठीक है। आपने देखा था कि गैल्वेनिक सेल, या फिर बना ही लेते हैं यार, गैल्वेनिक सेल में यहाँ पर अपन ने क्या ले रखा है? जिंक रॉड ले रखी थी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या ले रखी थी? कॉपर की रॉड ले रखी थी, ठीक है। यहाँ एक्वा सॉल्यूशन डाल रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या ले रखा है हमने? जिंक सल्फेट ले रखा है। यहाँ पर जो एक्वा सॉल्यूशन ले रखा है हमने, यहाँ पर हमने एक्वा सॉल्यूशन ले रखा है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। यहाँ पर जिंक सल्फेट ले रखा है, यहाँ कॉपर सल्फेट ले रखा है, ठीक है। और इसको एक कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है। अब आप जानते हो कि नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो जिंक से कॉपर की तरफ मूव करता है। किस तरफ? जिंक से कॉपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब ये सेल तो अपने आप काम कर रहा है, ठीक है, ये सेल तो अपने आप काम कर रहा है और नॉर्मल डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसको रिवर्सिबल सेल कैसे बोलेंगे? तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जो है वो स्पॉन्टेनियसली कहाँ से कहाँ हो रहे हैं? जिंक से कॉपर की साइड, ठीक है। कहाँ हो रहे हैं?
जिंक से कॉपर की साइड, यानी कि जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। जिंक का तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन। और आप जानते हो कि यहाँ पर इसका जो सेल पोटेंशियल है, इसका जो सेल पोटेंशियल है वो कितना है 1.10 वोल्ट। क्या है 1.10 वोल्ट। अब अगर मैं अब रिवर्सिबल सेल चल रहा है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, पता ही है, सुन ही लिया, रिवर्सिबल सेल है, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर मैं यहां पर देखो एक बैटरी लगा देता हूं, ठीक है, रिवर्सिबल, जिसका पोटेंशियल, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 1.10 वोल्ट से ज्यादा है। क्या है 1.10 वोल्ट से ज्यादा है। तो अब बैटरी का ज्यादा पोटेंशियल क्या करवा रहा होगा, अगर मैंने ऑपोजिट रिएक्शन करवाने के लिए ये बैटरी लगाई है, तो ये बैटरी क्या है, अब एनर्जी दे रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। क्या दे रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है, ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। और आफ्टर एडिशन ऑफ बैटरी, तो यहां पर क्या होने लगेगा, यहां पर जिंक का तो होने लगेगा रिडक्शन, ठीक है, और कॉपर का होने लगेगा ऑक्सीडेशन। तो यहां पे बैटरी लगा के आप रिवर्स रिएक्शन करवा रहे हो ना, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस सेल का जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल था वो 1.10 वोल्ट था। तो अगर आपने बैटरी 1.10 वोल्ट से कम की लगाई है तो सेल रिवर्सिबल काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल का खुद का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो तो अपनी डायरेक्शन में काम करता रहेगा। और अगर आपने बैटरी जो लगाई है वो 1.10 वोल्ट की लगाई है, ठीक है, तो सेल का पोटेंशियल भी 1.10 वोल्ट है और बैटरी जो आपने लगाई है वो भी 1.10 वोल्ट है। तो यानी कि दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, तो सेल जो है वो वर्क करना बंद कर देगा। जब आप बैटरी 1.10 वोल्ट की से कम की लगाओगे तो सेल अपनी तरीके से काम करता रहेगा स्पॉन्टेनियसली जैसा करता है। अगर आपने बैटरी 1.10 वोल्ट की लगाई है तो सेल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि सेल का पोटेंशियल भी 1.10 वोल्ट है, बैटरी का पोटेंशियल भी 1.10 वोल्ट है, तो वो अपोजिट वर्क करवाना चाहता है, सेल अपनी स्पॉन्टेनियसली वर्क करना चाहता है, दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, तो सेल जो है काम करना बंद कर देगा। अगर आपने बैटरी 1.10 वोल्ट से ज्यादा की लगाई है तब सेल जो है वो अपने तरीके से काम, अपने ऑपोजिट तरीके से काम करेगा, यानी कि जिंक का तो रिडक्शन हो रहा होगा और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल सेल। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब मैंने सेल वाला पार्ट स्टार्ट किया था तो वहां पे आपको समझाया था कि इस पार्ट में हम दो टाइप के सेल्स पढ़ेंगे, एक स्पॉन्टेनियस सेल, एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, ठीक है। तो जो गैलोनिक सेल हमने पढ़ा था वो स्पॉन्टेनियस सेल था, उसमें क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करवाते हैं, ठीक है। अब देखो किस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर इस चीज को समझते हैं। हम यहाँ पर एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया एक बीकर, इस बीकर में मैंने दो मेटल स्ट्रिप्स डाल दिए, ठीक है, दो क्या डाल दी है, मेटल स्ट्रिप्स डाल दी है, ठीक है। अभी अलग अलग मेटल है, हमें नहीं मतलब कौन सा मेटल क्या है, ठीक है। और इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन डाल रखा है हमने NaCl का। किसका एक्वस सॉल्यूशन डाल रखा है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर यहाँ पर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है कि ये आयन फॉर्म में प्रेजेंट होगा, Na+ NCl- फॉर्म में प्रेजेंट होगा।
क्लियर है? चलिए, अब ये Na+NCl- फॉर्म में प्रेजेंट है और इन दोनों मेटल स्ट्रिप्स को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया है? एक बैटरी के साथ। और जैसे ही मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जो बड़ा पार्ट होता है ये पॉजिटिव पार्ट होता है और छोटा जो स्लैश है वो नेगेटिव पार्ट को डिफाइन करता है। तो यानी कि अब इससे, इसकी वजह से मेटल पे चार्ज जनरेट हो गया। इस पे कौन सा चार्ज जनरेट हुआ? पॉजिटिव। और इस पे कौन सा चार्ज जनरेट हुआ? नेगेटिव। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर भी दो आयंस प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और एक नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। अब इस बैटरी की वजह से इन मेटल स्ट्रिप्स पे क्या है? चार्ज जनरेट हो रहा है। तो अब इस पे ऑपोजिट जो है वो आयंस जो है अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो पॉजिटिव आयंस किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है? कैटायन। और कैटायन किस पे अट्रैक्ट होते हैं? कैथोड पर, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है? कैथोड। और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये क्या होते हैं? एनायन। और इसको क्या नाम देंगे हम? एनोड। ठीक है, क्या नाम देंगे? एनोड। ठीक है, तो इस तरीके से कैथोड एंड एनोड डिफाइन हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये हो क्या रहा है? यहाँ पर ये जो कैटायन और एनायन है जाके डिस्चार्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिस्चार्ज। तो देखो एट एनोड क्या रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है आपको? एट एनोड कौन जाके अट्रैक्ट हो रहा है? क्लोरीन। Cl- जाके अट्रैक्ट हो रहा है। तो Cl- जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। एट एनोड Cl- आयंस गेट डिस्चार्ज। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। और डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है? आप अच्छे से जानते हो। Cl- जो है, Cl- यहाँ पे न्यूट्रल होगा। ठीक है, एनोड पर क्या होता है? एनोड पर आप अच्छे से जानते हो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cl- जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl- जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो देखो दो Cl- है। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा? Cl2, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि एट एनोड आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? क्लोरीन गैस मिल रही है। ठीक है, और वहीं अगर मैं कैथोड की बात करूं, तो एट कैथोड क्या होता है? ध्यान दीजिए, कैथोड पे कौन जाके अट्रैक्ट हो रहा है? सोडियम। तो यानी कि सोडियम जाके डिस्चार्ज होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा। तो कैथोड पे आप अच्छे से जानते हो क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि सोडियम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम मेटल। ठीक है, तो यानी कि कैथोड पर आपको मिल रहा है सोडियम मेटल और एनोड पर आपको मिल रही है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? जो भी आयंस प्रेजेंट है उसका डिस्चार्ज होना, पहली चीज तो। और इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर क्या डिफाइन कर रही है? देखो यहाँ पर आपने बैटरी कनेक्ट करी है तब जाके ये रिएक्शन हुई है। भाई मेटल रिडक्शन नहीं करता। ठीक है, मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। लेकिन यहाँ पर आप क्या करवा रहे हो? मेटल से इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, मेटल पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो। तो ये अपने आप तो होने वाली प्रोसेस है नहीं। यहाँ पर आपने बैटरी कनेक्ट करी है जिसकी वजह से ये प्रोसेस आपको होती हुई नजर आ रही है। तो ये कैसी प्रोसेस होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आ रही बात समझ में? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि बैटरी से आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं जिसकी वजह से जो नहीं हो सकती स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन वो करवा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हमने दो कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, एक तो है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जब मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करूंगा तो उसमें क्या चीज होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या चीज होती है? तो जैसे आपने थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपने फैराडेज लॉ पढ़ा होगा। तो फैराडे लॉ जो है वो पूरा का पूरा जो है आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करवाता है। क्या करवाता है?
क्वांटिटेटिव एनालिसिस करवाता है अबाउट कि एनोड पर कितने अमाउंट में आपको कोई भी मेटल ऑब्टेन हो रहा है या जो भी प्रोडक्ट है आपका वो ऑब्टेन हो रहा है। तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात होती है, ठीक है। किसकी बात होती है? क्वांटिटी की बात होती है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैराडेज लॉ, ठीक है। तो पहले अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे, फिर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। तो सबसे पहले है हम फैराडे लॉ के बारे में पढ़ते हैं। फैराडे लॉ, ठीक है। चलिए तो फैराडे लॉ हमसे क्या कहता है? फैराडे लॉ का कहना है कि जितना भी चार्ज किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड पर या तो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना चार्ज ट्रांसफर किया गया है। देखो मैंने क्या कहा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the charge transferred to it, ठीक है। कितना चार्ज ट्रांसफर किया गया है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यानी कि अमाउंट को हम W ले लेते हैं, ठीक है। अमाउंट को हम क्या ले लेते हैं? W, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा वो क्या आएगा? Z, ठीक है। ZQ, Z क्या है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर W क्या है? वेट ऑफ चार्ज, सॉरी, वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, वहीं Q क्या है? चार्ज, ठीक है। और Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। यहां पर ये जो Z है ना, Z, ये समझने वाली चीज है। देखो Z है क्या, कैसे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? Z का मतलब ये है कि जब आप किसी सेल में 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करेंगे, जब आप किसी सेल में 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करेंगे, तो उस दौरान जो वेट डिपॉजिट होगा वो वेट आपका इक्विवेलेंट वेट होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है। तो Z क्या है यहां पर? Z है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, the amount of substance deposited or liberated during transfer of 1 coulomb charge, ठीक है, is called Z या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर एक चीज को समझिए कि यहां पर अगर मैं यहां पर लेके चलूं वेट, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां लेकर चलता हूं वेट और चार्ज, ठीक है। तो जब मैं 1 फैराडे, ठीक है, जब मैं 1 फैराडे चार्ज ट्रांसफर करता हूं तब इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। ये चार्ज लिया है, ये वेट लिया है।
ठीक है, जब मैं 1 फेराडे चार्ज ट्रांसफर करता हूं तो इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। तो अगर मैं 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करूंगा तो वेट कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फेराडे, यानी कि इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। ठीक है, और ये क्या है, 1 कूलम चार्ज जब ट्रांसफर हो रहा है तो ये Z के बराबर ही तो है, यानी कि Z किसके बराबर आ गया, Z बराबर आ गया इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन गया भाई, W बराबर ZQ था, तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 Q। ठीक है, और बचपन से पढ़ते आए हो कि चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर होता है आई टी। आई मतलब क्या है, करंट, टी क्या है, टाइम। ठीक है, तो आई क्या है यहाँ पर, करंट, और टी क्या है यहाँ पर, टाइम। क्लियर है, ठीक है, यही बात समझ में। तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है फैराडेज फर्स्ट लॉ के लिए। ठीक है, और ये जो अभी हमने लॉ देखा है, ठीक है, इसको आप फैराडेज फर्स्ट लॉ भी कह सकते हो, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्या है ये, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है आपसे, फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है, ध्यान दीजिए। फैराडेज सेकंड लॉ आपसे कह रहा है कि जब आप किन्हीं दो सेल में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं लिखने नहीं वाला तो सुनिएगा ध्यान से, कि जब हम किसी दो सेल में सेम अमाउंट ऑफ अगर चार्ज ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो भी सेम होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो व्हेन इन टू सेल्स different cells if same amount of charge is transferred, then the weight deposited on it is in ratio of equivalent weight। तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर सेम चार्ज ट्रांसफर करोगे तो जो दोनों सेल में वेट जो डिपॉजिट हो रहा होगा उनका रेशियो बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के। ठीक है, किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। यही बात समझ में। तो ये था फैराडेज का सेकंड लॉ। तो यहाँ पर दो लॉस कंप्लीट हो चुके हैं, फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं सेकंड क्वालिटेटिव एनालिसिस की। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या बात करनी है वो चीज समझो। देखो, जैसे यहाँ पर अभी हमने ये सेल बनाया था, ठीक है, ये बनाया अपन ने, तो यहाँ पर क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है कि एनोड पे सोडियम मिल रहा है और कैथोड पर कैथोड पे आपको सोडियम मिल रहा है और एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिल रही है। लेकिन ये इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोडियम और क्लोरीन एक ही कैटायन अवेलेबल है और एक ही एनायन अवेलेबल है। ठीक है, क्या हो अगर मान लीजिए बीकर के अंदर एक से ज्यादा टाइप के कैटायन अवेलेबल होते, एक से A प्लस एंड B प्लस, ठीक है, C माइनस एंड D माइनस। क्या हो कि अगर सॉल्यूशन के अंदर
एक से ज्यादा टाइप के कैटायन और एक से ज्यादा टाइप के एनायन प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, सॉरी जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेटली कहानी कहाँ जाएगी कि जैसे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा तो वो पहले जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, या जो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रखता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा तो वो पहले जाके रिडक्शन शो कर देगा। आ रही बात समझ में? तो ये चीज आपको ऑब्जर्व होगी ड्यूरिंग ये ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो जैसे केस फर्स्ट लेते हैं अपन। ठीक है, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में अपन क्या ले रहे हैं कि केस फर्स्ट में अपन ले रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्या ले रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो यानी कि अब एट एनोड ऑक्सीडेशन शो होता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के लिए टू ऑक्सीडाइज यहाँ पर कौन कौन अवेलेबल है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन शो करने के लिए आपके पास Cl- भी अवेलेबल है और H2O भी अवेलेबल है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना, H2O का भी जो है ऑक्सीडेशन हो सकता है और क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। और साथ ही अगर मैं कैथोड पे बात करूं तो कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पे आप अच्छे से जानते हो क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन के लिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है? सोडियम भी अवेलेबल है और Na+ मतलब, और H2O भी अवेलेबल है। अब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एनोड पे कौन जाके डिस्चार्ज होगा? एनोड पे जाके होगा डिस्चार्ज क्लोरीन। कौन जाके डिस्चार्ज होगा? क्लोरीन। लेकिन कैथोड पे सोडियम जाके डिस्चार्ज नहीं होगा, जब बल्कि वाटर जाके डिस्चार्ज होगा, यानी कि वाटर का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो एट एनोड इस केस में आपको क्या मिल रहा होगा? Cl- जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर Cl2 गैस मिल रही होगी आपको। क्या मिल रही होगी? Cl2 गैस। वहीं अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम यहाँ पर जो है न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा होगा, बल्कि रिडक्शन किसका होगा? H2O का। और H2O का जब रिडक्शन होता है तो आप जानते हो हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनोड पे क्या मिल रहा होगा? क्लोरीन गैस, और कैथोड पे आपको क्या मिल रहा होगा? हाइड्रोजन गैस। तो क्या हुआ? क्वालिटी एनालाइज हुई ना, कि एनोड पे क्या मिल रहा है, कैथोड पे क्या मिल रहा है। और फेराडे लॉस के थ्रू आप यहाँ पे वेट पता कर रहे थे, वेट मतलब वजन, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात होती है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पर क्या एनालाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और सेकेंड केस सेकेंड, अगर मान लीजिए आपने फ्यूज्ड NaCl लिया है, तो यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होने के लिए कौन अवेलेबल है? एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन अवेलेबल है? सोडियम अवेलेबल है। तो सोडियम का क्या हो जाएगा? सॉरी सोडियम नहीं, Cl- अवेलेबल है, और Cl- क्या बना देगा? Cl2 दे देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। वहीं अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर आपको क्या अवेलेबल है? रिडक्शन करना है। ठीक है, रिडक्शन करना है, और रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन होगा सोडियम का, क्योंकि अवेलेबल ही वही है। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर क्या बनाएगा? सोडियम सॉलिड बना देगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन गैस मिल रही थी। तो यानी कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा वो जाके डिस्चार्ज होगा, और जिसका डिस्चार्ज ज्यादा है वो तो ध्यान ही रखना है अल्टीमेटली। ठीक है, वो ध्यान ही रखना है। ठीक है, चलिए फिर यहां पर अपन बात करते हैं केस थर्ड की। ठीक है, केस थर्ड में अपन ले लेते हैं एक्वस NaOH। क्या ले लेते हैं? एक्वस NaOH। ठीक है, तो एक्वस NaOH की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए कि एनोड पर यहां पर ऑक्सीडेशन के लिए कौन अवेलेबल है? एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर OH- है
और H2O है। वहीं अगर मैं कैथोड की बात करूं, ठीक है, वहीं अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर रिडक्शन के लिए कौन अवेलेबल है? तो कैथोड पर रिडक्शन के लिए कौन अवेलेबल है? Na+ और H2O। ठीक है, तो एक चीज बताओ कि यहाँ पर कैथोड पे जो एक्वस NaOH ले रखा है, ठीक है, रिडक्शन के लिए, तो यहाँ पर आपने अभी क्या लिया था? कैथोड पे H2O का रिडक्शन किया था, ठीक है, और यहाँ पर एक्वस NaOH में भी वाटर का ही रिडक्शन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? H2O का रिडक्शन करने से क्या मिल रहा था? हाइड्रोजन गैस ही मिल रही थी, ठीक है, और OH-, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? चाहे OH- का ऑक्सीडेशन करो, चाहे H2 का ऑक्सीडेशन करो, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलना है, ठीक है। तो OH- का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगी? O2 गैस मिलेगी, ठीक है, और वाटर का करोगे तो भी वही मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पर तो केस जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर केस 4, अगर मैं एक्वस कॉपर सल्फेट लूं तो एनोड पर मेरे पास क्या है ऑक्सीडेशन के लिए? तो एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए मेरे पास है सल्फेट, ठीक है, और H2O। और कैथोड पे मेरे पास क्या है? कैथोड पे मेरे पास है रिडक्शन करने के लिए कॉपर +2 और साथ में H2O, ठीक है। तो इस केस में देखो, इस केस में जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है वाटर का और रिडक्शन होता है कॉपर का। तो अल्टीमेटली ये कहानी आपको ध्यान ही रखनी है कि H2O का जब ऑक्सीडेशन होता है, H2O का जब ऑक्सीडेशन होता है तो O2 गैस बनती है, ठीक है, क्या बनती है? O2 गैस बनती है। और वहीं अगर यहाँ पर अपन कॉपर का रिडक्शन करें तो कॉपर के रिडक्शन से क्या बनता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कॉपर सॉलिड। क्या मिलेगा? कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता रहता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो यहाँ पर फैराडे लॉ में हमने दो बातें, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन ने दो बातें डिस्कस करी हैं। कौन कौन सी? एक तो अपन ने डिस्कस किया है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे मैंने बताया वैसे, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हम करते हैं वो फैराडेस लॉ के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट पूरा। उसके बाद कमर्शियल सेल्स वाला कुछ पार्ट है जो कि कोई खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार कोरूजन वाला पार्ट जरूर एनसीईआरटी से पढ़ के चला जाना। जो बचपन में पढ़ते हो वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट या फिर पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। ये सब अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।